हेलो गाइस, कैसे हो सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वाइट बोर्ड पे बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है और टॉपिक भी लिखा है क्या, वर्नियर कैलिपर्स। तो हम 11th की सीरीज़ में ही वर्नियर कैलिपर्स पढ़ते हैं। और आपको पता है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था जब हमने एरर का पार्ट कंप्लीट किया था, है ना, कि वर्नियर कैलिपर्स आपका जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक, नॉर्मल हम लोग की लाइफ में क्या है कि जब भी हमको लेंथ मेजर करनी होती है तो हम एक स्केल यूज़ कर लेते हैं, है ना, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में लेके आते हो 15 सेंटीमीटर वाली, और उस पर कुछ मार्क्स होते हैं, है ना, और आपको पता है कि यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 एंड 1 इस तरीके से 2, इस तरीके से 3, और ये कहाँ तक चली जाती है 15 सेंटीमीटर तक। अप टू 15 सेंटीमीटर ये चली जाती है ना। बट क्या आप सोचो, इस स्केल से आप मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हो। अगर ये स्केल आपके पास है, नॉर्मल स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो इस नॉर्मल स्केल से आप मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हो। तो आपको पता है यहाँ पे 0 से लगा के 1 तक का जो डिस्टेंस होती है ये है 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर को 10 स्मॉलेस्ट पार्ट में बांटा गया है। सोच के देखो, 10 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्मॉल पार्ट्स इसमें हैं। तो अगर आप सोच के देखो कि आपको मेज़र करना हो 2 mm, तो आप इस स्केल से मेज़र कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 mm की हो जाएगी। बट अगर आप सोच के देखो कि कभी आपने कोई लेंथ मेज़र करी जो है आपके पास 2.37 सेंटीमीटर, क्या ये लेंथ आप इस स्केल से मेज़र कर सकते हो? भाई अगर आप मेज़र करने के लिए जाओगे तो आपको पता है 2.3 कहाँ पे लाई करेगा, 2.32 के बाद 1 2 3। अब ये वाला जो 7 है इसको तो आप आगे कहीं डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, यानी कि आपका जो मेज़रमेंट आएगा वो कहीं अप्रॉक्स इसके 20 से लगा के और यहाँ तक के आसपास आ जाएगा। और फिजिक्स में क्या होता है कि ये सारी के सारे इस तरीके के मेजरमेंट्स गलत माने जाते हैं, है ना। तो हम लोग जब भी अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हमारा क्या होता है कि जो डेटा हमारा जितना करेक्ट होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नियर कैलिपर। ये आपका साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने ये डिवाइस बनाई थी। इन्होंने क्या करा कि एक सिंपल स्केल उठाई, नॉर्मल स्केल, और नॉर्मल स्केल के ऊपर कुछ बेसिक अरेंजमेंट करके उन्होंने एक नई स्केल बना दी जिसको उन्होंने बोला वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर से अगर मान चलो आपको ये डिस्टेंस, ये लेंथ मेज़र करनी है 2.37 सेंटीमीटर, तो आप एकदम एक्यूरेट मेज़र कर सकते हो। मतलब कि वर्नियर कैलिपर जो है ये आपका एक्यूरेसी बढ़ा देगा, है ना। ठीक, क्यों बढ़ा देगा, कैसे बढ़ा देगा और कितना नहीं बढ़ाएगा या किस हद तक बढ़ा देगा, ये सारी की सारी जानकारी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हमको वर्नियर स्केल के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और आप सबको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस या नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। और एक क्वेश्चन आपका लगभग जो एरर चैप्टर से आता है या तो वर्नियर कैलिपर का होता है या फिर एरर से होता है। बात क्लियर। तो आपके पास 2 ही मेजरिंग डिवाइस है, एक वर्नियर कैलिपर है, दूसरा स्क्रू गेज। 2 में से एक क्वेश्चन चिपका देते हैं। तो 4 नंबर आपके मुफ्त के हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो 4 नंबर आपके मुफ्त के हैं। हाँ, मेंस में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मिल जाएगा, एडवांस में कभी कभार क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अपन लोग जब इसको पढ़ लेंगे तो आगे हम लोग इससे जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ आज ही देख लेंगे और ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। और इतनी गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो ज़िंदगी में दोबारा वर्नियर कैलिपर आप भूलोगे नहीं। चाहे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप कर लोगे आसानी से।
ठीक, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमको पता है जो हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर होता है इसमें 3 मेन पार्ट है। 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये जो एक बड़ी सी स्केल आपको दिख रही है 0 से लगा के 15 तक, अगर आप देखो तो 0 से लगा के ये 15 सेंटीमीटर तक की एक स्केल है। इस स्केल को अपन लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आप ये देखो कि ये वाला जो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया गया है इसमें भी कुछ स्मॉल सेगमेंट्स काटे गए हैं, है ना, कुछ स्मॉल डिवीजन कट किए गए हैं। ये जो स्केल होती है इसको अपन लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। अच्छा ध्यान देना, मेन स्केल को हमको जरूरत पड़ेगी तो हम MS से बोल देंगे और वर्नियर स्केल को हम लोग VS से बोलेंगे। ठीक, आगे अब मेन स्केल को अगर आप देखो तो मेन स्केल पे कितने डिविजन्स हैं? 15 डिवीजन, है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसके बाद हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन है ना, और ये जो 10 स्मॉल डिवीजन है इनकी लेंथ कितनी है? 1 mm, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो इस पे डिवीजन होते हैं मेन स्केल पे वो 15 लार्ज डिवीजन है। इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, इसके अलावा ये जो हर एक लार्ज डिवीजन के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन है, तो उन वो जो स्मॉल डिवीजन होते हैं उनकी लेंथ कितनी है? 1 mm, है ना, या आप बोल सकते हो कि 0.1 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे 1 स्मॉल डिवीजन आता है, स्मॉल डिवीजन मेन स्केल में, इसकी लेंथ कितनी होती है? ये होती है आपका 0.1 सेंटीमीटर, या अपन लोग इसको कितना बोल सकते हैं? 1 mm। बात क्लियर? ये कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन स्केल को हम लोग M से डिनोट कर लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास वर्नियर स्केल। कोई डाउट की बात नहीं। इसके बाद आता है हमारा वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल अगर आप देखो तो क्या है? अच्छा, मेन स्केल के बारे में एक छोटी सी बात और, ये जो पूरी की पूरी मेन स्केल है इसके लास्ट में ये दो जॉज होते हैं, ये जॉ A हो गया और ये जॉ आपका C हो गया। ये मेन स्केल पे फिक्स रहते हैं, है ना, ये कभी मूव नहीं करते। ठीक, और ये पूरे के पूरे ये रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब इस फिक्स के ऊपर ये जो वर्नियर स्केल वाला पार्ट है ये मूव कर सकता है। हम जरूरत के अकॉर्डिंग इसको मूव कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, जितना भी हमको रीडिंग लेना हो, जिस चीज को भी हमको मेजर करना हो। बात क्लियर? तो मेन स्केल में क्या है? 2 फिक्स जो हैं A एंड C, और मेन स्केल में 1 से 0 से लगा के 15 सेंटीमीटर तक का डिवीजन होते हैं, और एक डिवीजन की लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है, और एक 1 सेंटीमीटर डिवीजन के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं जिनकी लेंथ कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 1 mm। बात क्लियर? यहाँ तक का कोई समस्या की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज कि आपने इस वाला, ये जो आपके पास पूरा का पूरा वर्नियर स्केल है, वर्नियर का पूरा पार्ट जो आपका मूवेबल है ना, ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या है? इसमें मूवेबल है। क्या है आपका? मूवेबल। ठीक, मूव कर सकता है। तो जब आप इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को स्लाइड करते लाके इसके साथ एकदम फिट कर दो, कुछ ऐसे लेके आओ, स्लाइड करो, लेके आओ, चिपका दो पूरा, है ना। जब ये चिपक जाएगा तो देखो जॉ A एंड B ये दोनों के दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक, और ये जो N है, जो कि ये आपके पास एक स्ट्रिप निकली हुई है, ये N आके इस पॉइंट पे चिपक जाएगा, या आप सीधे ऐसा भी बोल सकते हो जॉ A और B ज्वाइंट हो जाएगा, एंड जॉ C एंड D दोनों के दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप ध्यान से और चीज देखो,
ये है आपका वर्नियर, ये है आपका मेन स्केल। अब देखोगे तो मेन स्केल पे भी जो स्टार्टिंग है कहाँ से है, 0 से। और अगर आप वर्नियर स्केल देखोगे तो ये वाली स्केल कौन सी है, ये है वर्नियर स्केल, है ना, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे भी अगर आप रीडिंग देखोगे तो 0 से स्टार्ट है। बात क्लियर। जब आप इन दोनों को ला के चिपकाओगे तो ये 0 और ये 0 दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। जब 0 ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर जाए विद 0 ऑफ वर्नियर स्केल। बात क्लियर। क्या करा हमने इस मूवेबल पार्ट को स्लाइड करा और दोनों को चिपका दिया। जॉ ए जॉ बी से चिपक गया, जॉ सी जॉ डी से चिपक गया, और ये 0 और ये 0 दोनों के दोनों क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो उस कंडीशन में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये आपका परफेक्ट है, मतलब कि इसमें कोई भी एरर नहीं है ना। तो आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्ट या नो एरर इन इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट अगर सही है तो अच्छी बात है भाई, अपन लोग रीडिंग लेंगे, परफेक्ट रीडिंग आएगी। ठीक, आगे भी देखते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर कैलिपर है, इसमें 3 मेन पार्ट है। पहला तो मेन स्केल हो गया, दूसरा आपका वर्नियर स्केल हो गया। वर्नियर स्केल क्या है, ये आपका मूवेबल होता है, इसमें 2 जॉ होते हैं C एंड D, दोनों के दोनों इसी से फिक्स रहते हैं और ये मूव करते हैं। जहां पे आपको इसे रोकना होता है हम इसको रोकते हैं और ये जो स्क्रू लगा हुआ है इस को टाइट कर देते हैं और वहीं पे ये फिक्स हो जाता है। बात क्लियर। फिक्स करने के लिए हम लोग इस स्क्रू एस को टाइट करते हैं और वहीं पे ये फिक्स हो जाता है। ठीक, आप जिस चीज का भी आपको रीडिंग लेनी हो या मेजर करना हो, लेट सपोज कि अगर अपने पास कोई रॉड है AB, हमको उस रॉड XY का मेजरमेंट करना है तो हम XY को इन 2 जॉस के बीच में फंसा देते हैं, है ना। और यहाँ पे जैसे ही आप रॉड फंसाओगे आप इसको टाइट कर दोगे, ये पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम रीडिंग काउंट करेंगे जाके। बात क्लियर। तो ये हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो है इसमें, तीसरा चीज है आपका ये मेटेलिक स्ट्रिप। ये जो N है ये एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है। इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि जो ये आपका मूवेबल पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट इसी मेटेलिक स्ट्रिप से अटैच रहता है ना। जब आप इसको मूव करवाओगे तो ये मेटेलिक स्ट्रिप भी मूव करेगी, आगे की तरफ भी बढ़ेगी और पीछे की तरफ भी आएगी। बात क्लियर। इसी मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर ये मूवेबल पार्ट फिक्स किया जाता है। और दूसरी बात, जो दूसरा इसका सबसे बड़ा यूज है वो हमको क्या करना है, अगर मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है, सिलेंडर आप सबने सुन रखा है, जानते हो, है ना, और आपको उस सिलेंडर की गहराई मेजर करनी हो। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है ना, और इस सिलेंडर की अगर मान लो आपको गहराई मेजर करनी हो H, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। इस मेटेलिक स्ट्रिप को सिलेंडर के अंदर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रीडिंग वगैरह ले लेते हैं। तो इसका भी एक यूज़ है। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है इसके 3 मेन पार्ट हैं। एक तो मेन स्केल हो गया, दूसरा वर्नियर स्केल हो गया, तीसरा मेटेलिक स्ट्रिप हो गया। तीनों के अलग अलग काम क्या है, तीनों के अलग अलग पार्ट क्या है, बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, बात क्लियर। तो इसका जब यूज़ होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो यूज़ है, यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इसका यूज कहां पे है, मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है या कोई आपके पास स्फेयर है, उसका आपको आउटर डायामीटर फाइंड करना हो, या हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर बोल लेते हैं, एक्सटर्नल बाहरी डायामीटर। अब आप डायामीटर बाहरी फाइंड कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सटर्नल रेडियस भी आप फाइंड कर ही लोगे, है ना। जितना भी डायामीटर आएगा उसको आप हाफ कर देना, वो आपका रेडियस हो गया। अगर मान लो आपके पास कोई एक हॉलो सिलेंडर है,
हॉलो सिलेंडर समझते हो, एक पाइप। तो पाइप अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि इस पाइप का अगर एक एंड फिक्स कर दो, इसकी कुछ मोटाई होगी, है ना। ये मान लो आपके पास एक हॉलो सिलेंडर था, ठीक, ये आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है। तो इस हॉलो सिलेंडर में अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो इसका इंटरनल डायामीटर मिलेगा, एक इसका आउटर डायामीटर मिलेगा। तो बात क्लियर, आउटर डायामीटर भी हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं और इसका इंटरनल डायामीटर भी हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, है ना। इंटरनल डायामीटर, और इंटरनल डायामीटर जब आ गया तो इंटरनल रेडियस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये भी कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक। तीसरी बात हमने क्या बताई, अगर मान लो इस सी सिलेंडर की आपको गहराई मेजर करनी हो, है ना, डेप्थ, तो हम लोग डेप्थ भी मेजर कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इस पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर को उठाते हैं और इसके अंदर खड़ा कर देते हैं इस स्ट्रिप के सहारे, और उसके बाद जब ये स्ट्रिप खड़ा करेंगे तो चूंकि ये स्ट्रिप इस मूवेबल पार्ट से अटैच होती है, बात क्लियर, तो ये जिस जगह पे आ जाएगा रीडिंग देगा, उसके बाद अपन लोग रीडिंग नोट कर लेते हैं। रीडिंग कैसे नोट करते हैं वो आगे हम लोग अभी चर्चा करते हैं, ठीक। तो हम लोग डेप्थ ऑफ सिलेंडर भी मेजर कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ सिलेंडर। बात क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ इसके यूजेस हो गए वर्नियर कैलिपर के। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर में 3 मेन पार्ट होते हैं, इसका यूज कहाँ पे करते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो ये आपका मेजरमेंट आपने लेना स्टार्ट करा, ठीक, तो ये जो वर्नियर स्केल है और ये जो मेन स्केल होती है, कुछ मेन स्केल पे डिवीजन है, कुछ वर्नियर स्केल पे डिवीजन है, इनका क्या रिलेशन होता है, ठीक, और किस तरीके से ये एक परफेक्ट मेजरमेंट देता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और हम आगे इसको रब करेंगे। बात क्लियर, तो मैं इसको रब करता हूं और फिर इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से इससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। बात क्लियर, ये हो गया कहानी हमारी, डायग्राम को बना रहने देंगे कि जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक। आगे आते हैं, जो आपका प्रिंसिपल है वर्नियर कैलिपर्स का, वर्किंग प्रिंसिपल, बहुत ही सिंपल सा है, कहानी को समझिए। मान लो यहां पे हमको दिख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल पे कुछ डिविजन्स हैं, कुछ डिविजन्स पता नहीं कितने। नॉर्मली जो हमारे पास स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हम लोग लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 10 होते हैं, है ना, 9 या 10। तो अगर आपके पास कोई एक वर्नियर कैलिपर है, चूंकि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो, ठीक, तो उसमें हम मान लेते हैं कि कितने डिवीजन होंगे यहाँ पे n डिवीजन, कितने n, लेट n स्मॉल डिविजन्स प्रेजेंट इन वर्नियर कैलिपर, n स्मॉल डिवीजन हो गए। अब आपको पता है कि ये n जो डिवीजन है, जब आप वर्नियर कैलिपर को उठा के मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेन स्केल का भी कुछ पार्ट, यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो आएगा वो भी तो इस वर्नियर स्केल के अंदर ही आ जाएगा। बात क्लियर, तो ये जो n डिवीजन है, ये n डिवीजन कुछ मेन स्केल के डिवीजन को भी तो कैरी करेंगे, कुछ मेन स्केल डिवीजन को भी तो कोइंसाइड करेंगे, जो अपने अंदर लेके जाएंगे। बात क्लियर, तो अगर आपके पास n डिवीजन है मेन स्केल के, और इन n डिवीजन के बीच में यहाँ इसके अंदर यहाँ पे जो मेन स्केल आएगी आपकी, इसमें भी तो कुछ डिवीजन होंगे। लेट n-1 डिवीजन ऑफ
मेन स्केल कोइंसाइड विद वर्नियर स्केल। बात क्लियर? आपको समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि आपके पास वर्नियर स्केल जो है इस पे n डिविजन्स हैं और जो आपका मेन स्केल है इस पे n-1 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। यानी कि इतना जो आपका डिवीजन है ये अंदर n-1 डिवीजन को छिपा ले रहा है। बात क्लियर? n-1 का मतलब अगर ये n 10 है तो ये कितना होगा? 9 होगा। नॉर्मली आपका यही होता है, जो भी हम लोग लैब में वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं उसमें 10 मेन स्केल आपके वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं और वो 9 मेन स्केल डिवीजन को पे कोइंसाइड करते हैं। ठीक, अब आपको पता है यहाँ से कि जो हमने क्या बताया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसको कोइंसाइड करते हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं। मतलब कि ये जो वर्नियर स्केल है, जो n डिवीजन है, जो ये मेन स्केल के n-1 डिवीजन होंगे उनके बराबर आ जाएंगे, है ना। कर देते हैं तो n वर्नियर स्केल डिवीजन VSD जो होंगे ये किसके इक्वल हो जाएंगे? n-1 मेन स्केल डिवीजन। बात क्लियर? तो अगर आप यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालो तो आप निकाल सकते हो। तो जो 1 VSD होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? n-1 अपॉन में n MSD के। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए एकदम साफ साफ। नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि वर्नियर स्केल के ऊपर जितना भी डिवीजन होता है जब आप उसको मेन स्केल के ऊपर लेके आओगे तो वो डिवीजन मेन स्केल पे कुछ डिवीजन्स को कोइंसाइड करेगा, कुछ डिवीजन्स को हाइड करेगा। तो जितने डिवीजन उसके हाइड और जितने डिवीजन मेन स्केल की हाइड होते हैं दोनों को हमको क्या कर देना है? इक्वल। तो हमारे केस में हमने क्या मान रखा है कि n आपके पास मेन स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन है और ये कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का आप निकाल सकते हो कि वो कितना मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है। ये बात क्लियर होगी? यहां तक क्या किसी को कोई समस्या नहीं? अब आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर है तो यहां पे एक चीज और भी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ रखा है लीस्ट काउंट के बारे में, है ना। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है तो जिसका जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट वो उतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। या लीस्ट काउंट को ही हम लोग बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट, ठीक। और ये जो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। यानी कि एक मेन स्केल का जो डिवीजन होगा और एक वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा इनका जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? वो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर? अब रख लो, आपको 1 MSD पता है कि 1 MSD मतलब कितना? 1 MSD जो भी है, क्योंकि 1 MSD अगर आप यहाँ का एक कांस्टेंट देखोगे तो ये 1 mm के बराबर होता है, वो अलग की बात है, ठीक। और 1 VSD की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? n-1 अपॉन में n इंटू MSD। तो ये आ गया माइनस n-1 अपॉन में n MSD। बात क्लियर? एलसीएम वगैरह ले लो, सॉल्व कर दो। जैसे एलसीएम वगैरह ले कि सॉल्व करोगे तो n से n कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा प्लस में और बचेगा कितना? 1 अपॉन n MSD, ठीक। तो ये आ गया आपका लीस्ट काउंट या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। बात क्लियर? इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट का जो एक फॉर्मूला और है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट। ये है आपका स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल
अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। बात क्लियर? तो एक फार्मूला आपका ये भी है लीस्ट काउंट में। अब ये फार्मूला जो है आपका, ये देखो आया कहाँ से, तो आप ऊपर वाले फार्मूले के साथ ही इसको रिलेट कर सकते हो। कैसे? ये जो n है यहाँ पे, ये n आपका क्या था, स्मॉल जो आपका वर्नियर स्केल है उस पर कितने डिवीजन बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल हो गया। और आपको पता है कि जो आपका वर्नियर जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल पे एक डिवीजन कितना है, 1 mm के बराबर या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 mm के बराबर जो भी आएगा आपने डायरेक्टली रख रखा है, ये आपका क्या बन गया, लिस्ट काउंट। तो आई होप कि यहाँ तक का समझ में आ गया होगा सबको एकदम आसानी से प्रिंसिपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, एक अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करो और फिर से देखो। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका कि किसी भी वर्नियर कैलिपर का हम लोग लिस्ट काउंट कैसे काउंट करते हैं, है ना। अब हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया। ठीक, अब लिस्ट काउंट आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से रफ करूंगा नीचे वाला। चलो भाई, रफ कर दिया। अब कितना लिस्ट काउंट होता है ये चीज़ भी अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली आप जो लैब में वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, इसमें कितना लिस्ट काउंट होता है इसका, वो चीज़ हमको देखना है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि जो नॉर्मली हमारे पास या ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर आप लोग यूज़ करते हैं, इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर क्या है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो हम लोग लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, इसमें जो आपका वर्नियर स्केल होता है इस पे 10 डिवीज़न होते हैं, है ना। तो जो n है, स्मॉल n, ये कितना हो जाता है 10, ये 10 डिवीज़न है, डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक, और ये जो 10 डिवीज़न है वर्नियर स्केल के, ये 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसी को समस्या ना हो यहाँ तक। ठीक, ये जो आपके पास 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीज़न है, ये 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न से कोइंसाइड करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आप लिस्ट काउंट कर लो। लिस्ट काउंट क्या था, अगर आप देखो तो जो लिस्ट काउंट था आपके पास, लिस्ट काउंट ये था आपके पास 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना। तो 1 MSD का मतलब कितना, कि अगर आप एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर लेते हो तो इसमें जो एक मेन स्केल डिवीज़न का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होती है, ये कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 mm भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग mm में रख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 1 MSD हो गया। MSD हटा तो 1 mm रख लो सीधे सीधे। ठीक, अब 1 VSD तो आपको पता नहीं है कितना है ना। लेकिन अगर आप पीछे वाले फॉर्मूले पे जाओ जहाँ पे हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, तो हमको पता है कि अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड करते हैं 9 मेन स्केल डिवीज़न के साथ, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने से कोइंसाइड करेगा, 9/10 मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा, है ना। तो 1 की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 9/10 मेन स्केल डिवीज़न, यानी कि ये भी आप mm में रख लो। ठीक, अब ये जब इसको कट करेगा तो आपको पता है ये बन जाएगा 1 mm माइनस 0.9 mm, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 mm, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब कई बार
जो आपका 12th का एग्ज़ाम होता है, सॉरी 11th का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे यही पूछ लिया जाता है कि जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। जो आप ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 0.1 mm या मिनिमम या 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि लीस्ट काउंट का मतलब कि आप उससे इतना एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, है ना। यानी अगर आपके पास कहीं पे 0.1 mm की भी लेंथ है तो आप उसको मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब आप सोचो कि अगर मान लो इफ आपको मेजर करना हो 2.37 तो आप सेंटीमीटर, तो आप क्या कर सकते हो कि ये लेंथ आप पूरी की पूरी वर्नियर कैलिपर से परफेक्टली मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक परफेक्ट मेजरमेंट देता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सेंटीमीटर में परफेक्ट मेजरमेंट देता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कर सकते हो। अब सोचो क्या आप सिंपल स्केल से इतना परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ऑर्डिनरी कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना है ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया इसका, ठीक। हमने ये देख लिया कि जो लिस्ट काउंट निकालते हैं किसी जर्नल वर्नियर कैलिपर के लिए वो कैसे निकालते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जेई क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर देता है। मेंस वगैरह में क्या होते हैं, जेई एडवांस में जेई क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करता है। अभी आप ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे हो अपने सिलेबस में, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर के लिए जितना भी जरूरी है सब याद कर लेते हैं। वो क्या करता है कि वहाँ पे खुद से नया वर्नियर कैलिपर बना के क्वेश्चन डिजाइन कर देगा, बोलेगा कि एक नया वर्नियर कैलिपर है, ठीक। उस स्पेशल टाइप के वर्नियर कैलिपर्स में 15 या 16 या 18 या 20 कोई भी नंबर ले लो, ठीक, 15 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 20 मेन स्केल डिवीजन बना दिया क्वेश्चन आपके लिए। अब सोचो कि ये जो फॉर्मूला बन के आएगा, ये जो यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, क्या आप उसको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग वीएसडी और एमएसडी निकालते हैं, लिस्ट काउंट करते हैं। बात क्लियर? तो आपको पता है अगर इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया गया है, बोल दिया है 15 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हो 21 मेन स्केल डिवीजन ले लो, एक नया टाइप का वर्नियर कैलिपर बन गया आपके पास, ठीक। अब ये नया टाइप का वर्नियर कैलिपर आपसे मेजर करवा देंगे कि भाई इस वर्नियर कैलिपर के थ्रू हमने कुछ मेजर करा, अब उसमें इतना एरर आया या इसका लिस्ट काउंट बता दो। तो आप इसका लिस्ट काउंट बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? आपको पता है अगर आप यहाँ से 1 VSD की वैल्यू निकालोगे तो 1 VSD कितना आ जाएगा, 21/15 MSD। अब 1 VSD आपको पता हो गया। अब डेटा में आपको 1 MSD की वैल्यू कितनी रहेगी, उसके बाद आप लिस्ट काउंट आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि 1 MSD माइनस 1 VSD, और देखो इसका लिस्ट काउंट कुछ अलग आएगा, इसका लिस्ट काउंट इसके बराबर नहीं आएगा। तो आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगे बढ़ता हूं। अब आपको पता है कि आप जब मेजरमेंट करोगे, लिस्ट काउंट भी निकाल लोगे, तो हो सकता है कभी कभार आपका इंस्ट्रूमेंट मान लो कहीं पे रखा हुआ है, काफ़ी टाइम से आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं किया है ना। तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आ जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी आ जाती है, ठीक। अब मान लो आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी आ गई, तो उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो पहले हम लोग कुछ मेजरमेंट के बारे में देख लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, है ना। रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर पे आप रीडिंग कैसे लोगे, इस बात को ध्यान से समझ लो, ठीक। एक दूसरा डायग्राम बना हुआ है बगल में जिसका अभी तक कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब यूज़ आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक डायग्राम को ध्यान से देखो। क्या है कि एक आपके पास मेन स्केल है और एक आपकी वर्नियर स्केल है। इस स्केल से हमने एक रॉड AB, इसकी लेंथ मेजर करनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या करा, जो आपके पास ये नीचे वाले फिक्स जॉस थे, इन जॉस के बीच में हमने एक रॉड AB को फिक्स कर दिया,
है ना, और स्क्रू वगैरह टाइट कर दिया, ठीक, और ये पूरी की तरीके से फिक्स हो गई। जब हमने ये फिक्स कर दिया, अब हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आती है। हमने देखा कि ये रॉड मेन स्केल पे 1 पॉइंट समथिंग दे रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि अगर आप देखो तो ऊपर जो रॉड की लेंथ है ऑन मेन स्केल कहां पे लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 1 सेंटीमीटर टू 1.1 सेंटीमीटर। यही तो कहानी है भाई। अगर आप देखोगे तो ये जो रॉड है ये बी पे मेन स्केल पे एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर रही है, तो ये 1 और 1.1 के बीच में ही तो है, ठीक। अब आगे आते हैं, इसका काम खत्म। ये हो गई आपकी मेन स्केल की रीडिंग, ठीक। अब आप आगे देखते हैं वर्नियर स्केल में क्या है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको पता है कि मेन स्केल में भी कुछ स्मॉल डिविजन्स हैं और वर्नियर स्केल में भी कुछ स्मॉल डिविजन्स हैं। तो आपको वर्नियर स्केल का वो डिवीजन ढूंढना है जो मेन स्केल डिवीजन पे एग्जैक्टली लाई कर रहा हो। बात क्लियर? अब आप देखो तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो लाई कर रहा है, पहला नहीं लाई कर रहा है, दूसरा भी नहीं लाई कर रहा है, तीसरा भी नहीं लाई कर रहा है, चौथा भी नहीं लाई कर रहा है, और ये पांचवा वाला देखो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, है ना। उसके बाद भी आगे कुछ नहीं कोइंसाइड कर रहा है। तो बात क्लियर? तो जब आप देखोगे तो आपको वर्नियर स्केल का वो डिवीजन ढूंढना है जो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो एग्जैक्टली। अब आप जब देखोगे तो यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो 5th डिवीजन है ना, ये 5th वाला है आपके पास, 5वां, ये आपका जो मेन स्केल है इसके 1.5 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ऑन वर्नियर स्केल 5th डिवीजन कोइंसाइड विद 1.5 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल डिवीजन। बात क्लियर? तो ये कहानी क्लियर हो गई हमारे पास, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। अब इसको आप लिखोगे कैसे, है ना, आपने ये चीज़ मेजर कर ली। अब इसको लिखते हम कैसे हैं, जो आपकी पूरी की पूरी लेंथ है ये कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि जो लेंथ ऑफ रॉड होगी ये हो जाएगी n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, या फिर जो भी आपका वर्नियर कांस्टेंट है। अब ये कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है रीडिंग ऑफ मेन स्केल, जो आपका मेन स्केल की एग्जैक्ट रीडिंग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेन स्केल की एग्जैक्ट रीडिंग यही तो है 1 सेंटीमीटर, और 1 के बाद वाला जो है पॉइंट ये 1 और 1.1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग आए मेन स्केल की। तो मेन स्केल की एग्जैक्ट रीडिंग क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो ये n है रीडिंग ऑफ मेन स्केल, है ना। और ये जो n है स्मॉल वाला, ये है वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, यानी कि ये नंबर है। अगर पहला लाई करता वर्नियर का तो n की वैल्यू होती 1, दूसरा करता तो n की 2, अब यहाँ पे 5th कर रहा है तो n की वैल्यू कितनी है? 5। बात क्लियर? तो ये जो n है ये है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल। अब उठा के रख दो, आपको पता है क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, तो आप लेंथ ऑफ रॉड निकाल सकते हो कि जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा। ये n का मतलब आपका 1 हो गया, प्लस में स्मॉल n यानी कि 5th 5, और इनटू आपको ये भी पता है कि इसकी रीडिंग कितनी है, जो आपका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट आपका है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ गया?
1 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.505 मिलेगा और आपकी जो लेंथ आ गई 1.05 सेंटीमीटर मिल गई ए बी। बात क्लियर? तो ये मामला आपको क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से आपने रीडिंग करी, रीड करा, है ना, वर्नियर कैलिपर से आपने किस तरीके से रीडिंग ली। बात क्लियर? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग देख लो, उसके बाद आप वर्नियर का वो पार्ट ढूंढ लो जो कोइंसाइड कर रहा हो मेन स्केल के साथ। ठीक, उसके बाद जब वो आपने कोइंसाइड करने वाला निकाल लिया, जितने जो भी कोइंसाइड कर रहा हो, जो भी आपका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा हो, एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। उस एन के बाद आपने लिस्ट काउंट निकाल, आपको पता होगा वर्नियर कैलिपर का, जो भी आप नॉर्मली ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर यूज करते हो। फिर उसके बाद जब आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आप उठा के डायरेक्ट फार्मूले में रख लो और आपको लेंथ की जो भी रॉड वगैरह होगी उसकी लेंथ आपको मिल जाएगी। ठीक, तो मैं इसको रब करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, है ना, या आप नोट्स बना रहे हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, अब हमने इसका मेजरमेंट भी सीख लिया, किस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग ले ली, तो रीडिंग लेने के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ एक समस्या होती है कि जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं पे रखा होगा, काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है ना। ऑटोमेटिकली मान लो कहीं आपने कुछ रख दिया, उसके ऊपर कुछ लोड पड़ गया, तो उस केस में क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी एरर आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, अगर मान लो थोड़ी सी, अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट अगर आपका गड़बड़ हो गया तो उसमें एरर आएगी, फिर अपन लोग का काम क्या है कि उस एरर को करेक्ट करना। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है इसमें ये है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है, बस आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, मान लो कि आपने अपने वर्नियर कैलिपर का जो ये मूवेबल पार्ट है इसको ला के चिपका दिया। जैसे ही आप चिपकाओगे तो आपको पता है कि जॉ ए एंड बी दोनों चिपक जाएंगे एंड जॉ सी एंड डी दोनों चिपक जाएंगे। जहाँ तक की तो कोई कहानी नहीं, एकदम कहानी क्लियर है। ठीक, अब बात आती है कि परफेक्ट जो आपका वर्नियर कैलिपर था उसमें क्या था कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये जीरो कोइंसाइड करता था किसके साथ, मेन स्केल के जीरो के साथ। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी भी कमी होगी तो ये जो मेन स्केल का जीरो है, जीरो ऑन मेन स्केल does not coincide with zero of वर्नियर स्केल। बात क्लियर? ये समस्या क्लियर हो गई कि मान लो जब आपने इसको चिपकाया तो जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अब कोइंसाइड नहीं करता है तो कुछ और सिचुएशन हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल कि अगर मान लो ये आपके पास मेन स्केल है एक और इसका जीरो यहाँ पे है और ये इसका 1 है मेन स्केल का, है ना, और जो आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो कुछ यहाँ पे है, ये आपके वर्नियर स्केल के डिवीजन हो गए और ये आपके मेन स्केल के हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो या तो ये जीरो पहले आ सकता है या फिर ये जीरो बाद में आ सकता है। बात क्लियर? यानी कि या तो लेफ्ट में मिलेगा मेन स्केल से या तो राइट में मिलेगा, दो चीजें हो सकती हैं। कोइंसाइड अगर नहीं करता है तो या तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में मिलेगा या फिर राइट में मिलेगा, दो ही समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, अब बात आती है कि अगर मान लो उसमें जीरो आया है, सिर्फ कोइंसाइड कर गया तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो गया, उसमें कोई एरर नहीं। अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें एरर आ जाएगी।
और जब एरर आ जाती है वर्नियर कैलिपर में तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर। क्या बोलते हैं, जीरो एरर। अब इस जीरो एरर को करेक्ट करना है आपको, तो जीरो एरर को करेक्ट करने के लिए भाई अगर मान लो आपने किसी वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट लिया और रखे हुए वो खराब हो गया, और खराब होते होते उसका जो जीरो एरर था वो बढ़ के आपका 0.01 या 0.05 mm पहुंच गया। ठीक, तो आप क्या करोगे, 0.05 सेंटीमीटर, mm नहीं भाई, है ना, 0.05 सेंटीमीटर आपका उसका जीरो एरर पहुंच गया। तो आपको वर्नियर कैलिपर्स जो भी आपका है उसको आपको करेक्ट करना होगा, तो आप अपनी रीडिंग को इतना बढ़ाओगे। तो जब आप वर्नियर कैलिपर में जो जीरो एरर है इसको करेक्ट करने के लिए जो भी रीडिंग बढ़ाते हो या घटाते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो करेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर वर्नियर कैलिपर में निगेटिव जीरो एरर आई, कैसी, निगेटिव जीरो एरर, तो उस केस में आपका जो जीरो करेक्शन है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात क्लियर। अगर आपके वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर आई तो ये जो होगा ये निगेटिव होगा, है ना, दो बातें क्लियर है। अगर आपका जो जीरो एरर है वो निगेटिव आया तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव साइड में आपको रखना है, और निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है वो अभी हम बताते हैं। ठीक, अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव आया है तो जीरो करेक्शन आपका निगेटिव रखना है। ठीक, दोनों ही केसेस में जो जीरो करेक्शन होगा वो ऑलवेज जो डेटा मिलेगा उसमें आपको ऐड करना है। बात क्लियर। वो जो जीरो करेक्शन होगा वो अलजेब्रिकली ऐड ही होगा, और जो जीरो एरर है ये अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करी जाएगी, है ना। जीरो एरर अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट करी जाएगी और जो जीरो करेक्शन है ये अलजेब्रिकली ऐड करा जाएगा। दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब दो सिचुएशन और भी पॉसिबल है। अगर एरर आई तो या तो जीरो लेफ्ट में जो आपका मेन स्केल का जीरो है वो या तो लेफ्ट में होगा वर्नियर स्केल के या तो राइट में होगा वर्नियर स्केल के। तो यहाँ पे दो टाइप की एरर पॉसिबल होती है। पहली तो पॉसिबल हो गई आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सी? पॉजिटिव जीरो एरर। दूसरी आपकी जो पॉसिबल होती है वो होती है निगेटिव जीरो एरर। दो टाइप के एरर पॉसिबल हैं, एक तो पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरी निगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, तो जो आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, इफ जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के राइट में कोइंसाइड करे, बात क्लियर। जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक, इज इन राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। बात क्लियर। तो उस कंडीशन में जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर का जो है वो लेफ्ट में हो मेन स्केल के, तो उस कंडीशन में जो एरर होगी वो निगेटिव होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आपका मेन स्केल है। अब इस मेन स्केल के ये लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है। ठीक, जब लेफ्ट में है तो कैसा मिलेगा? ये कैसी एरर होगी? निगेटिव एरर होगी। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपके पास ये कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रीडिंग लेते समय आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है ये मेन स्केल के जीरो की राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है। अगर राइट में आएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगी, अगर लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। अच्छा, एरर के बावजूद जो आपका डेटा जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो लिखने का जो तरीका है, जो आप भाई एरर अगर है मान लो इंस्ट्रूमेंट में, तब आप वहां से रीडिंग लोगे। ठीक, तो जो आपका डेटा मिलेगा उसमें भी कुछ एरर होगी। उसके बावजूद अगर आपको करेक्ट मेजर करना है तो आपको क्या करना है, उसमें
जो जीरो जितनी एरर आएगी उसी में जीरो करेक्शन का टर्म आपको ऐड कर देना है। ठीक, अब ये कहानी मैंने बता दी कि अगर एरर पॉजिटिव है तो ये चीज जो ऐड करनी है आपको वो आपको निगेटिव में ऐड करना है, और एरर अगर निगेटिव में है तो जीरो करेक्शन आपको पॉजिटिव में ऐड करना है। बात क्लियर? और दोनों केसेस में जो जीरो करेक्शन टर्म होता है ये अलजेब्रिकली ऐड होगा और जो जीरो एरर होगी ये अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट होगी। ये कहानी एकदम क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ आपका वर्नियर कैलिपर पूरी की तरीके से समाप्त होता है। अब यहां तक हमने 3-4 चीजें पढ़ी। पहले तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन से मेन पार्ट कौन कौन से हैं, फिर आगे हमने इसके बारे में पढ़ा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पूरी तरीके से दिमाग में बिठा लो वर्किंग प्रिंसिपल। आगे फिर इससे रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी हमने रीडिंग कर ली, इसका लिस्ट काउंट कितना है वो भी हमने पढ़ लिया, फिर इससे एरर किस तरीके की आ सकती है वो भी पढ़ लिया, एरर को करेक्ट कैसे करना है वो भी पढ़ लिया। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जेईई वगैरह में पिछले सालों में आए हुए हैं, और उसके पश्चात लेक्चर ओवर, और क्वेश्चन आप अपने आप से ही कर लोगे, खाली मैं लिख दूंगा सामने, है ना, क्योंकि जेईई में क्वेश्चन भी कभी कभार एकदम आसान ही पूछ लेते हैं, एकदम बच्चों वाले। बट रीज़न क्या होता है कि बच्चे ध्यान से उसको पढ़ते नहीं, बाद में फिर कहते हैं सर पेपर आ गया टफ। तो पेपर टफ नहीं आता, बच्चों की लापरवाही होती है, तो आप सब लोग लापरवाही ना करो। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था जेईई 2003 में, है ना। क्वेश्चन ये था, n divisions of main scale coincide with n+1 division of वर्नियर स्केल। ठीक, और आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए यूनिट, इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए यूनिट, ए आपके पास कुछ है और उस ए यूनिट में, देन फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब सोच के देखो इस क्वेश्चन में कुछ दम है। अगर आपने वर्किंग प्रिंसिपल जो इसका है ढंग से पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन चुटकी बजा के कर दोगे। यह क्वेश्चन आ गया था जेईई में 2003 में। आपको पता है क्या करना है, कहानी पता है ना कि अगर n+1 कोइंसाइड कर रहे हैं n मेन स्केल से, तो आप सीधे सीधे ये लिखोगे ना कि n+1 डिवीजन ऑफ, यानी कि VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किससे कर रहे हैं, n मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक VSD की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा n/n+1, ये आ गया, है ना, MSD के बराबर। अब चूंकि आपको ये पता है कि जो आपका मेन स्केल है इसका जो रीडिंग है, इसकी जो लेंथ है ना, वो सेंटीमीटर में नहीं है, जो आपके पास ऑर्डिनरी में स्केल होती है वैसी नहीं है। यहाँ पे जो मेन स्केल की जो यूनिट्स हैं, डिवीजन्स हैं, वो a सेंटीमीटर है। तो आप जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे आपको a ऐड करते हुए चलना है, MSD, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास a। तो मेन स्केल की जो लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी, भाई n डिवीजन है और n डिवीजन में आपको पता है एक डिवीजन की लेंथ l है, a है तो a × n हो जाएगी। ठीक, अब आगे आपको पता है लिस्ट काउंट निकालना, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD - 1 VSD। तो आपको पता है 1 MSD कितना है, 1 a के बराबर, और 1 VSD कितना है, ये है n/n+1 × a के बराबर। एलसीएम वगैरह ले लोगे फटाक से, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व कर लो तो नीचे से तो n+1 ही मिलेगा, ऊपर से क्या मिल जाएगा, ये n इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये a से मल्टीप्लाई करेगा, ये कट जाएगा, सिर्फ a बचेगा, और ये आ गया आपके पास लिस्ट काउंट।
अब बताओ इस क्वेश्चन को हल करने में आपको 1 सेकंड से भी, या बोल सकते हो 5 सेकंड से भी कम लगना चाहिए था, डायरेक्टली आप कर सकते थे। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन जेई में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और जेई में पूछा गया था, उन्होंने एक डायग्राम बना के दे दिया था जेई मेंस में, है ना, कुछ ऐसा डायग्राम था। मेरा पेन में इंक खत्म हो गई है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अब मैं बीच में इंक नहीं डालने जाऊँगा। ठीक, तो ये है 0, उसके बाद यहाँ पे था कुछ 0.5, 0.5, फिर आगे यहाँ पे कुछ था 1, और ये है आपके पास मेन स्केल, और इसके नीचे वर्नियर स्केल है। 1 2 3, थोड़ा सा बढ़ा लो डिवीज़न, अच्छा लगेगा ताकि पूरा साफ साफ आ जाए। 1 2 3 4, 1 2 3, है ना, थोड़ा ये बन गया। अब इसके नीचे इन्होंने एक वर्नियर स्केल लगा रखी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसका जो 5th डिवीज़न था वो वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा था, है ना। जो वर्नियर आपका मेन स्केल का 5th डिवीज़न है और वर्नियर स्केल का 5th डिवीज़न, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे। ठीक, ये आपका वर्नियर स्केल है और ये इसका 5th डिवीज़न है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही दिया हुआ था, इसमें बताना था नेचर ऑफ एरर क्या है ना। जो एरर है उसमें किस टाइप की 0 एरर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके बाद कितनी है। पहली बात तो पूछा गया नेचर ऑफ एरर क्या है, तो आप सीधी सी बात है देख लो भाई क्या है, लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में, तो राइट में कर रहा है नहीं वर्नियर स्केल, तो राइट में करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव 0 एरर हो जाती है, तो पता होना चाहिए था पॉजिटिव 0 एरर है। उसके बाद जब आप काउंट करने के लिए जाओगे तो कितना, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, 0 के बाद आगे कुछ नहीं है, तो मेन स्केल का जो रीडिंग है तो वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ 0 ही है ना अभी तक। उसके बाद वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन लाई कर रहा है, 5th वाला, तो n की वैल्यू रख लो आप, कैपिटल N तो आपका 0 हो गया यहाँ पे, है ना, और स्मॉल n आपके पास कितना है 5, और एक चूंकि आपका ऑर्डिनरी दिया हुआ है तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो आपके पास वही मिल जाएगा 0.1 mm। बात क्लियर, तो आप यहाँ पे रख लो 5 × 0.1 mm, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा जो इसकी लेंथ होगी एग्जैक्टली वो कितना हो जाएगा 0.5 mm। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ ये भी क्वेश्चन जेईई का है ना। तो जो आपका वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही हलवा क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से भी पढ़ लोगे ना एक बार पूरा का पूरा लेक्चर और कायदे से उसको रिवाइज कर लोगे एक बार, तो जिंदगी में कभी वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। तो देखो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो खूब कायदे से, बेस्ट ऑफ लक, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले लेक्चर में, बाय। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, है ना, और मिलता हूँ अगले लेक्चर में।